तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कई दिनों से लगातार पिछले एक महीने से सुशांत सिंह राजपूत या फिर विकास दुबे, इसी की कहानी चल रही थी। बीच में हटने की कोशिश की थी, फिर कुछ अपडेट्स थे, लेकिन अब सब कुछ कूल हो चुका है, तो वापस अपनी ओरिजिनल कहानी पे लौटते हैं। आज की कहानी की कई ख़ास बात है। एक ये कि ये अपने देश में, इंडिया में, ये पहला ऐसा केस है जिसमें सुपारी दी गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इससे पहले ये लाइन किसी ने सुनी भी नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सुपारी मुंबई अंडरवर्ल्ड और वहाँ से शुरू हुई थी। असली में सुपारी किलिंग की शुरुआत हिंदुस्तान में दिल्ली से हुई थी। तो पहली चीज़ ये। दूसरी, इस कहानी से जुड़ी हुई एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस केस में दो ऐसे लोग थे जिनको बहुत कम वक्त में सब कुछ फैसला होता है और तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है। तीसरी चीज़, ये उस वक्त का, अपने दौर का सबसे हाई प्रोफाइल केस था। एक ऐसा शख्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपना पर्सनल जो है आई सर्जन था। एक ऐसा डॉक्टर जिसका दिल्ली ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट के तौर पे उस वक्त उनसे बड़ा कोई नाम नहीं हुआ करता था। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि तमाम लोग बड़े आर्मी में ऊंचे पदों पर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस कहानी को एक अलग कहानी उस वक्त बनाती थी। और कहानी चूँकि 1973 की है, तो उस वक्त इस तरह से क्राइम और ऐसी चीज़ें बड़ी कम हुआ करती थी, तो अखबारों में उस वक्त लगातार सुर्खियाँ थीं। ये कहानी है दिल्ली के बहुत ही चर्चित विद्या जैन मर्डर केस की। कहानी की शुरुआत, या कहें कि इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 4 दिसंबर 1973। डॉक्टर NS जैन, नरेंद्र सिंह जैन, ये एक जाने माने आई सर्जन, इनका अपना दिल्ली में क्लिनिक था। और 73-72 उस वक्त देश के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, डॉक्टर VV गिरी थे। तो डॉक्टर VV गिरी के ये पर्सनल आई सर्जन थे और उनकी आंखों में दिक्कत थी, तो जब भी इलाज की ज़रूरत होती तो डॉक्टर नरेंद्र जैन ही उनका इलाज किया करते थे। और साथ में वो अपनी क्लिनिक चलाते थे। एक क्लिनिक उनकी पुरानी दिल्ली में थी और दूसरी क्लिनिक उनकी कनॉट प्लेस के पास थी। अच्छी फैमिली से, रेपुटेड फैमिली, दिल्ली की सर्किल में बड़ा नाम। और इनकी वाइफ विद्या जैन, एक हाउस वाइफ। दिल्ली के पॉश इलाका है डिफेंस कॉलोनी, तो उस पॉश एरिया में रहे इनका घर, डिफेंस कॉलोनी में। दोनों वहीं रहा करते थे। 4 दिसंबर 1973, 4 दिसंबर 1973 के शाम करीब 7:15 बजे डॉक्टर जैन अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनको अपनी सिस्टर के घर जाना था किसी फंक्शन में, और सिस्टर भी डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। तो अपनी वाइफ, पहले तो वो घर आते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं तैयार हो जाओ, सिस्टर के यहाँ चलना है, फंक्शन है, पहले से मालूम था। विद्या जैन तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर गाड़ी पार्क थी। उस वक्त दिल्ली में पार्किंग को लेकर इतनी इशू भी नहीं थी। तो बाहर निकलते हैं दोनों। डॉक्टर जैन ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हैं कार को खोलने के लिए, फिएट गाड़ी थी उनके पास। और उनकी वाइफ विद्या जैन बाईं साइड में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठने के लिए दूसरी तरफ से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती हैं। 7:15 का वक्त था, दिसंबर का महीना, जल्दी अंधेरा हो जाता है। ठंड की वजह से, और दिल्ली में ठंड ज़्यादा, तो अंधेरा हो चुका था। डॉक्टर जैन अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं और अभी बैठने ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वो देखते हैं तो कार के अंदर उनकी वाइफ विद्या जैन बैठी नहीं। तब तक खड़े होकर देखते हैं तो विद्या जैन कार की दूसरी तरफ नज़र नहीं आती हैं। तो वो थोड़ा सा घबराते हैं, वापस कार की तरफ मुड़ते हैं, पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं विद्या जैन है नहीं, जबकि उनके साथ घर से बाहर निकली थी और सेकंड के कुछ हिस्से में गायब। तो आसपास देखा उन्हें, कुछ उसी जहाँ पे कार पार्क थी उसी के बराबर में एक नाला था। नाले के किनारे में कार पार्क थी, जगह वही थी। तो अचानक इन्हें नाले में कुछ हलचल सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है। अंधेरा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक डॉक्टर जैन चीखते हैं और मदद के लिए आवाज़ देते हैं। तो उनके घर से उनका नौकर और 1-2 पड़ोसी बाहर आते हैं। उसके बाद ये लोग देखते हैं, अचानक इसी दौरान एक शख्स नाले से बाहर निकलता है और वो डॉक्टर जैन को धक्का देते हुए भागता है दूसरी तरफ। डॉक्टर जैन ने देखा उसके हाथ में एक पिस्टल है। वो नाले से चूंकि ऊपर निकल के भागा
तो डॉक्टर जैन और बाकी लोगों का ध्यान अब नाले की तरफ गया। उसके बाद अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। नाले में उतरकर उन्हें बाहर निकाला गया। वो विद्या जैन थी। विद्या जैन के जिस्म से लगातार खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था बुरी तरह ज़ख्मी है। तो अपने नौकर और बाकी लोगों की मदद से उन्होंने फिएट गाड़ी में पीछे विद्या जैन को बिठाया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ज़ख्म कितना गहरा है। उसके बाद उन्हें बैठाकर वो अपने एक दोस्त, उनके क्लिनिक है डॉक्टर सेन, बल्कि डॉक्टर जैन, तो वो उनको लेकर सीधे उनके क्लिनिक पे पहुंचते हैं। जब क्लिनिक पे पहुंचते हैं और वो डॉक्टर उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो ब्रॉड डेड है। मतलब वो यहाँ पे जब लाई उससे पहले उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर जैन के कहने पर फिर, बल्कि डॉक्टर सेन थे, उनके कहने पर डॉक्टर नरेंद्र जैन अपने रिलेटिव को फ़ोन करते हैं। वो आर्मी में अफसर थे सारे। आनन फानन में सब भाग कर क्लिनिक आते हैं। इसके बाद दूसरा कॉल पुलिस को जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है क्लिनिक पे। इस दौरान में फिर मैसेज फ्लैश किया जाता है और डिफेंस कॉलोनी थाने में फ़ोन किया जाता है कि इस तरीके से एक कत्ल हो गया। जो डॉक्टर साहब का घर था डिफेंस कॉलोनी में, वो 291 था, लेकिन जो मैसेज गया उसमें सामने वाला जो पुलिस में सुन रहा था मैसेज डिफेंस कॉलोनी में, उसने 2 सुना नहीं, सिर्फ 91 सुना। तो मौका वारदात की तरफ भागता है। वहाँ जाकर 91 ढूंढ रहा है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। बाद में फिर वो अपने सुपीरियर को बताता है। फिर सुपीरियर बताते हैं कि नहीं, वो 291 है। तब वो 291 में जाता है। 73 में उस वक्त दिल्ली में कमिश्नरी नहीं थी। मतलब जो दिल्ली का टॉप बॉस होता था वो कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं होता था, बल्कि आईजी हुआ करता था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो खैर 2 घंटे के बाद वहाँ सब जांच होती है। इधर मौत हो चुकी थी। डॉक्टर साहब का बयान आता है। डॉक्टर साहब अपने बयान में पुलिस को यही कहते हैं जो मैं अभी तक आपको मैंने बताया। कायदे से डॉक्टर साहब का ही बयान था पूरा जो पुलिस को उन्होंने दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने एक शख्स को भागते हुए देखा था। उसकी दाढ़ी नहीं थी, उम्र होगी 30 साल के आसपास, कद 5.25 के आसपास फिट। उन्होंने कहा कि जब वो भाग रहा था तब तक एक दूसरा शख्स आगे खड़ा हुआ था, तो फिर वो दोनों ही भागे। तो इसका मतलब 2 लोग थे। उन्होंने कहा हाथ में कुछ पिस्तौल जैसी चीज़ थी। पुलिस ने रिकॉर्ड किया सारा स्टेटमेंट। इसके बाद अब जांच शुरू होती है। अगले दिन खबर भी छपती है अखबार में, इसलिए कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। मतलब जाने माने एक आई स्पेशलिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्राइवेट आई सर्जन, उनकी वाइफ का इस तरीके से घर के बाहर ही कत्ल। तो मामला बड़ा था। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था। पुलिस जांच करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें कहा जाता है कि अनगिनत चाकू के घाव थे और ज़्यादा ब्लीडिंग से मौत हुई है। अब जो 2 लोग थे उनके बारे में कोई पता नहीं कि कौन थे। डॉक्टर साहब सिर्फ इकलौते विटनेस थे। तो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन पुलिस को शुरुआत में ही कुछ शक होता है कुछ चीज़ों को लेकर, और पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। शक की वजह ये थी कि मोटिव रॉबरी नहीं था। अगले दिन पुलिस फिर नाले में कुछ तलाश भी करती है, तो कुछ वो जो जेवर पहनी हुई थी उसमें से कोई टूट के गिरा था वो भी मिल जाता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये लगे कि इसमें कोई फॉल प्ले है। नंबर 1, मोटिव रॉबरी नहीं था। नंबर 2, डॉक्टर साहब कुछ जल्दबाजी में नहीं थे। उन्होंने वो क्लिनिक ले गए, उसके बाद में फ़ोन किया पुलिस को। नंबर 3, डॉक्टर साहब की कोई दुश्मनी नहीं थी। नंबर 4, शुरुआत में डॉक्टर साहब ने कुछ और बयान दिया, बाद में वो कुछ और बयान देते चले गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और कुल मिलाकर पुलिस की तफ्तीश में अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे इस मर्डर का खुलासा हो सके। पर फिर भी पुलिस की जांच जारी रही। इसी दौरान पुलिस ने सबूत ढूंढने की कोशिश में डॉक्टर साहब के पुरानी दिल्ली के क्लिनिक और जो कनॉट प्लेस में क्लिनिक है वहाँ पे जाकर पूछताछ और तलाशी लेने का फैसला किया। जब ये तलाशी और पूछताछ चल रही थी तभी एक नए कैरेक्टर का नाम सामने आता है। नाम था चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश शर्मा के बारे में जो जानकारी आई वो ये कि चंद्रेश शर्मा डॉक्टर नरेंद्र जैन की पुरानी सेक्रेटरी थी, पर्सनल सेक्रेटरी थी, और कुछ वक्त पहले ही वो हटी थी वहाँ से। फिर उनका इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि डॉक्टर चंद्रेश शर्मा हैं, इनकी पुरानी सेक्रेटरी, जब उनकी उम्र 20 साल थी 1960 में ही
वो विडो हो गई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके 4 साल के बाद फिर उन्होंने आर्मी में कैप्टन उनसे शादी की, लेकिन शादी के 3 साल के बाद ही दोनों में बनी नहीं और 1967 में उन्होंने डिवोर्स का फाइल कर दिया और दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन 1964 से 67 के बीच में उनकी मुलाकात डॉक्टर नरेंद्र जैन से होती है और धीरे धीरे नरेंद्र जैन ये दोनों करीब आते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए ज़रूरी था कि डॉक्टर नरेंद्र जैन विद्या जैन को डिवोर्स दें, और ये बात हुई भी। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र जैन का जो एक रुतबा था दिल्ली में उस वक्त सोशल सर्कल में, एक इज्जत थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आई सर्जन थे, बड़े लोगों में उठना बैठना था, फैमिली बैकग्राउंड जो है विद्या जैन का वो आर्मी में था और आर्मी में बड़े पोस्ट पे, छोटे मोटे पोस्ट पे भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर उन्हें लगता था कि अगर डिवोर्स की बात आई और ये अखबारों में छपा, दोस्तों तक बात पहुंची, तो बड़ी बदनामी और बेइज्जती होगी। तो उन्होंने डिवोर्स देने का आइडिया साइड कर दिया। लेकिन इस दौरान डॉक्टर जैन की वाइफ विद्या जैन को अपने पति और चंद्रेश शर्मा के रिश्तों को लेकर शक होने लगा, और इस शक की वजह थी बहुत सारे ऐसे अकाउंट जो पैसे देते थे डॉक्टर साहब। तो दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। फिर विद्या जैन ने कहा कि आप इसको हटा दो नौकरी से। डॉक्टर जैन हटा देते हैं चंद्रेश को और किसी और कंपनी में लगा देते हैं, लेकिन वो एक आई वॉश था, दोनों का मिलना जुलना जारी था। डॉक्टर साहब उसे लगातार पैसे भी देते थे। ये बात बाद में धीरे धीरे फिर विद्या जैन को भी पता चलनी शुरू हो गई कि हटा तो दिया लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं। तो अब ये था कि या तो डिवोर्स, और दूसरा ये था जैसे चलने दो। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र जैन जो थे वो चंद्रेश से शादी करना चाहते थे, और उसके लिए विद्या जैन को वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि बदनामी। तब एक रोज़ फिर उन्हें आइडिया आया, और चंद्रेश के साथ मिलकर ये आइडिया आया कि अगर विद्या जैन को इस तरीके से कत्ल करवा दिया जाए जिसमें शक भी ना हो, तो रास्ता क्लियर हो सकता है। उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या इस तरह से पैसे लेके कत्ल करना, ये चीज़ें नहीं होती थी। आपस में झगड़ा हो गया, गुस्से में मार दिया, क्रिमिनल है, दो गैंग के बीच में लड़ाई हो गई, बट ये नहीं थी। चूंकि चंद्रेश चंडीगढ़ में भी रही और हरियाणा में भी रही, और उसने कहीं ये पढ़ा था कि एक सुपारी किलिंग भी होती है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो पैसे लेके किसी का भी कत्ल कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम उसने डॉक्टर जैन के दिमाग में ये बात डाली। इसके बाद हुआ कि फिर ऐसे किसको ढूंढा जाए। तो अपने ख़ास लोगों के ज़रिए राजस्थान के 2 क्रिमिनल थे, उनको ढूंढा गया और कहा गया कि तुमको 20 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए काम होने से पहले और 10 लाख रुपए काम होने के बाद। इनमें से एक क्रिमिनल जो सुपारी ले रहा था, उसे लगा कि अगर मैं सुपारी ले लेता हूँ आधा एडवांस और बाद में कत्ल ना करूँ तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए कि मामला कत्ल का है, मैं भी मुंह खोल दूंगा। तो दोनों तैयार हो गए। इसके बाद 10 लाख रुपए एडवांस उन्होंने ले लिया, और ये 10 लाख रुपए एडवांस डॉक्टर जैन ने डिफेंस कॉलोनी के अपने बैंक से 100 रुपए की जो नोट है उसमें निकाले थे और एक बैग में लाकर चंद्रेश को दिया, और चंद्रेश ने उन दोनों को दिया, और 10 लाख कत्ल के बाद देना था। इसके बाद तय हुआ कि कत्ल कैसे होना है। तो ये हुआ कि डॉक्टर साहब के घर के बाहर ही होने। फिर पूरी प्लानिंग की गई, और 4 दिसंबर 1973 जब डॉक्टर साहब अपनी बहन के जाने के लिए निकले, साथ में विद्या को लिया, और वो दोनों बैठे और उसी दौरान में हमला हुआ और ये मारे गए। तो ये जो शुरुआत में आपको कहानी सुनाई थी वो एक्चुअली एक साजिश का हिस्सा था। अब जब चंद्रेश का कैरेक्टर सामने आया पुलिस के, तो ये हुआ कि इन दोनों के बीच के रिश्ते की सच्चाई भी सामने आ गई, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। चंद्रेश को उठाया गया, पूछताछ हुई, वो खुल नहीं रही थी। डॉक्टर जैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत आ गए, आखिरकार उन्हें भी ऑफिशियल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 4 दिन तक डॉक्टर जैन ने मुंह नहीं खोला और पुलिस को घुमाते रहे। आखिर में एक पूछताछ के दौरान एक वाकया हुआ था और पुलिस ने कुछ अब घुमाने की सोची उस वक्त। तो डॉक्टर जैन 4 दिन तक तो घुमाते रहे। चूँकि डॉक्टर जैन को ये भी पता था कि चंद्रेश को भी पुलिस ने उठा लिया है, तब पुलिस ने एक गेम खेला डॉक्टर जैन के साथ, और चंद्रेश का नाम लेकर
झूठ बोलना शुरू किया कि चंद्रेश ने अपने बयान में ये बताया और असल में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे तलाशी में इन दोनों के ऑफिस से, जिससे ये पता चला था कि ये श्रीनगर गए, कब कब डॉक्टर साहब ने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, तो वो सारे रिकॉर्ड पे था। तो डॉक्टर जैन को लगा कि वाकई जो चंद्रेश है उसने अपनी मुंह खोल दिया है। पुलिस ने जब ये यकीन दिलाया, जबकि पुलिस सिर्फ कागजात के आधार पर बात कर रही थी, जो फ़ोटो मिले थे, जो कागजात मिले थे, लेकिन डॉक्टर जैन को लग गया कि नहीं, चंद्रेश अब टूट गई और उसने सच बता दिया, तो अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं। और आखिरकार फिर उन्होंने भी मुंह खोल दिया। इसके बाद इनके साथियों की अब तलाश की जाती है। राजस्थान से जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पहली बार सुपारी लेकर जिन्होंने कत्ल किया था, करतार सिंह और उजागर सिंह, ये दोनों नाम बड़ा मशहूर है। अभी जब निर्भया की फांसी हो रही थी तब मैं आपको जब बता रहा था तिहाड़ में कब कब फांसी हुई है, तो ये दोनों भी उसमें एक थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके एक और साथी था राजू, उसको गिरफ्तार किया गया। 3 वो थे और 2 डॉक्टर साहब और उनकी गर्लफ्रेंड। 5 के ऊपर चंद्रेश, इन सब के ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे के बाद लोअर कोर्ट ने 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन ये मामला फिर हाई कोर्ट में गया। और चूंकि उस वक्त ये पहला मामला था कि जब एक पति ने अपनी पत्नी की वो भी सुपारी दी, और पहली बार सुपारी किलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शब्द सामने आया, तो फिर उसको लेकर हाई कोर्ट में बड़ी बहस हुई और कहा गया कि इस तरीके से कत्ल करवाना, इसमें सिर्फ उम्र कैद, ये बड़ी कम सज़ा, और उम्र कैद तब 14 साल की हुआ करती थी। तो हाई कोर्ट ने फिर नीचे की अदालत के फैसले को पलट दिया और उसने इन 5 में से 3 की उम्र कैद को तो बरकरार रखा, जिनमें डॉक्टर जैन, इसके अलावा चंद्रेश और राजू जैन का एक तीसरा साथी। लेकिन करतार सिंह और उजागर सिंह की उम्र कैद की सज़ा को बढ़ाकर सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई। बहस ये भी थी कि जिसने कत्ल करवाया उसे तो उम्र कैद और जिसने कत्ल किया आप उसे फांसी, जबकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी जाती, उसने तो पैसे के लिए किए। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी लंबी बहस हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई और हाई कोर्ट में भी जो दलील थी, वो हालांकि उस वक्त के हिसाब से आज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उस फैसले में ये कहा गया कि आइडिया कत्ल करने का बेशक डॉक्टर जैन का था, चंद्रेश का था, लेकिन अगर ये दोनों सुपारी किलर तैयार ना होते कत्ल करने के लिए तो शायद कत्ल नहीं होता। इसलिए बड़ा गुनहगार ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लेके कत्ल किए, ना कि जिन्होंने पैसे देके कत्ल करवाए। अब ये बहस के लिए ये मुद्दा हो सकता है कि इसमें कौन बड़ा गुनहगार है, लेकिन अदालत ने ये माना कि अगर वो दोनों कत्ल करने के लिए लालच में तैयार नहीं होते तो विद्या जैन बची होती, जिंदा होती, इसलिए बड़े गुनहगार वो हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राजू, इन तीनों की जो सज़ा है वो उम्र कैद ही रखी, जबकि करतार सिंह और उजागर सिंह को फांसी की सज़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी गए, लेकिन राष्ट्रपति ने माफ़ी नहीं दी। और इस इंसिडेंट के ठीक 10 साल के बाद 1973 में ये इंसिडेंट था, दिसंबर में, बल्कि तो 74 मान लीजिए, 9 अक्टूबर 1983 करतार सिंह और उजागर सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर एक साथ फांसी दे दी गई विद्या जैन के मर्डर केस में। और इन दोनों की फांसी के 4 साल के बाद डॉक्टर जैन, चंद्रेश, राजू ये अपनी उम्र कैद की सज़ा पूरी कर चुके और जेल से बाहर आ गए। अब कहाँ हैं नहीं मालूम, लेकिन ये एक अजीब केस इसलिए है कि देश में पहली बार सुपारी दे के कत्ल किया गया। जिसने सुपारी दी उसे उम्र कैद की सज़ा मिली, वो जिंदा है। जिसने सुपारी ली, जिसका कोई लेना देना नहीं था विद्या जैन से, सिर्फ उसने कत्ल किया, उसको फांसी की सज़ा मिली। तो कानूनी हलके में, कानूनी सर्किल में इसको लेके आज भी बहस होती है कि क्या ये सज़ा उचित था, सही था, और क्या इंसाफ हुआ। क्योंकि जो आदमी सबसे पहले जिसके दिमाग में कत्ल करने का आया, सबसे बड़ा गुनहगार वही होना चाहिए था। कत्ल करने के लिए मजबूर भी उसने किया, लालच भी उसी ने दिया, पैसे भी उसी ने दिए, लेकिन फांसी उसे नहीं हुई, बल्कि फांसी उन दोनों को ही जिन्होंने सिर्फ पैसे लेके कत्ल किए। उसके बाद के दौर में ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जब सुपारी लेके जिसने कत्ल किया उसको कम सज़ा हुई और जिसने सुपारी दी उसे ज़्यादा सज़ा मिली। तो बाद के दौर में शायद ये सोच भी जो है अदालतों में बदली है। तो ये थी कहानी इस देश के पहले सुपारी किलिंग की। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के मेल वेल आपकी शिकायत आ रही थी, आजकल ध्यान नहीं देते, पढ़ नहीं रहे,
तो आज नोट करके लाया हूँ और सबसे पहले कुछ ख़ास लोगों ने बड़ी ख़ास तरफ ध्यान दिलाया। अवधेश यादव हैं और सोनू यादव हैं। इन दोनों का कहना है कि मुझे यादव से कोई ख़ास प्यार है या गुस्सा है जो आप बार बार विकास दुबे में कई बार विकास यादव बोल गए, तो ऐसा जानबूझ के है या गलती से होगा। तो आप दोनों के अलावा और भी जिनकी शिकायत है कहता हूँ कि जानबूझ के तो कर नहीं सकता। विकास दुबे नाम है, कई बार मुंह से विकास यादव निकला, पर मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर मेरे जहन में आज से नहीं सालों से है, विकास यादव, डीपी यादव का बेटा, जो जेल में है इस वक्त, उम्र कैद की सज़ा जिसमें काट रहा है, वो नीतीश कटारा वाले मर्डर केस में हो या फिर जेसिका लाल में। तो शायद कहीं ना कहीं जब मैं बोलता हूं तो दिमाग में विकास यादव आ जाता है विकास दुबे की जगह, बस इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा मोहित भसीन है, सौम्या रंजन है, नईम अजरी हैं और ये अदनान यासीन गैंगस्टर अलीगढ़ की कहानी सुनना चाहते हैं। संध्या नारायण है और संध्या नारायण ने ये लिखा कि जब आपने मुंबई पुलिस से पूछताछ की कि रिया चक्रवर्ती ने क्यों सीबीआई जांच की मांग की तो आपने विसरा के बारे में क्यों नहीं पूछा था। संध्या जी, मैंने विसरा के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा अभी हमें भी नहीं मालूम, जब रिपोर्ट आएगी तो ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा सौमिल जौकानी हैं, इनकी शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, अब आपको ज़रूर करूँगा। रश्मि शर्मा है, सुप्रीता हैं उड़ीसा से, गुड़गांव में भी रहती हैं और जगन्नाथ मंदिर के रहस्य की कहानी सुनना चाहती हैं। जल्दी मैं इस पर स्टडी करता हूँ। शशिकांत शुक्ला है सूरत से, रमेश उमरानी हैं, इन्होंने एक वीडियो भेजी है कहानी के लिए। राजीव ठाकुर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1975 चांदनी चौक में एक रॉबरी हुई थी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। सोनम झा हैं, ये राना अयूब की कहानी सुनना चाहती हैं जो गुजरात से जुड़ी हुई ये कहानी है। गणेश टोके हैं, सुरेश कुमार जायसवाल हैं, ये रांची से है, डीपीएस स्कूल में प्रिंसिपल है। इनकी शिकायत थी कि मैं इनको जवाब नहीं देता, लेकिन कई बार हो जाता है डिले। इनका ये कहना था रिया चक्रवर्ती ने जो सुसाइड का रीज़न दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो जानती है कि सुसाइड है, लेकिन क्यों किया वो ये सच जानना चाहती है। अंकित गाला है और इनका कहना है कि सीबीआई की जांच और पुलिस की जांच में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि पुलिस का एक दायरा, एक जुरिस्डिक्शन होता है, एक इलाके के अंदर ही जांच कर सकती है, एक थाने के अंदर ही जांच कर सकती है, या एक शहर के अंदर ही जांच कर सकती है, या एक स्टेट के अंदर ही जांच कर सकती है। सीबीआई के लिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है। सीबीआई पूरे इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में जाकर जांच कर सकती है। ये एक बेसिक फ़र्क है। इसके अलावा विनोद हाली हैं, सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैंने सुना दी, एक बार और चेक करेंगे। अभिजीत शेखले हैं, 1962 इंडिया चाइना वॉर की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद ये भी मैंने सुना दी है। विधि श्रीवास्तव हैं, काजल पेंट से हैं, बोस्टन से। ओम जोशी हैं, इनका कहना है कि मैं लाइव हमेशा कोशिश करता हूँ, लाइव कैसे सुनूँ, कुछ नहीं, डेली रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे क्राइम तक पे लाइव ही होता है, तो आप 9 बजे रात को इंडियन टाइम सुन सकते हैं। आदिति जैन, इनका कहना है कि मैं सुशांत और विकास दुबे की इतनी कहानियाँ सुन के अब आप कुछ नई कहानी सुनाइए। तो आदिति जी, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, आज दूसरी कहानी है। अमित हनवाटे हैं, खैरलान जी की स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये भी मैं सुना चुका हूँ। श्रीकांत चौधरी है, अभिनव दीक्षित हैं, विवेक चंडे हैं, गुलाब दीक्षित हैं, सत्यम सिद्धार्थ हैं, संदीप अंतिल, निशा अंतिल, पीयूष अंतिल और गीता अंतिल हैं। प्रीतम निर्मल हैं, अक्षय करमाली हैं, इन्होंने पूछा था पुलिस और सीबीआई। इसके अलावा देवाशीष मोहापात्रा हैं, नबील खान हैं, पीयूष गोयल है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक स्केच भेजा है। मोहम्मद आमिर हैं और इन्होंने लिखा है कि मैं सपने में इनके आया था और मैं सपने में इनको लाइव ब्लू स्टार की कहानी सुना रहा था। चलिए, अच्छा है। गुलशन तिवारी, वैसे ब्लू स्टार कहानी सुना भी चुका हूँ मैं। शाहजहाँपुर से हैं गुलशन तिवारी। इसके अलावा ब्रिज किशोर कुमार सिंह हैं, बिहार से, कहते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और आप सबसे कम कहानी बिहार की सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, लेकिन रेटिंग के हिसाब से आप जाएँ तो रैंकिंग में पहले नंबर पर नहीं है। इसके अलावा आज सुधाकर शर्मा हैं, इनका हैप्पी बर्थडे है, तो जन्मदिन बहुत बहुत आपको मुबारक, बधाई। अश्वनी शर्मा ने भेजा है। उत्कर्ष पांड्या हैं, नाडियाड गुजरात से, और ये एक डांस टीचर हैं। और उत्कर्ष पांड्या उडा भी है ये, इनका भी जन्मदिन है, तो बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई उत्कर्ष जी। और अनुज सिंह तोमर है, इनका भी आज जन्मदिन है। शिवम
परिहार ने भेजा और शिवम परिहार ने ये लंबा सा मेल लिखा है कि कैसे क्राइम तक की कहानी सुनने की लत उन्हें अनुज सिंह तोमर से ही लगी। तो आप तीनों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आज इतना ही। कल शनिवार है, कहानी रिकॉर्डेड होगी लेकिन होगी ज़रूर। आपसे मुलाकात होगी लाइव मंडे को किसी और नई कहानी के साथ। कल कुछ और कहानी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।